दोस्तों, ये आज का जो वीडियो होने वाला है वो संपरीक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर है, संपरीक्षक का, जिसमें आज हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएस के होते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों रहता है, उसको करेंगे। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा कि रीजनिंग का क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग मैथ्स का करेंगे, जो कि अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो आज का वीडियो है वो सेट सी है और उसमें देखते हैं 1 से लेकर के 50 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे आज जीएस के रहने वाले हैं। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन आप लोग, मैं हिंदी में बताऊंगा, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी देखते हुए चलेंगे यहाँ पर से, ठीक है। और ये पेपर था पुराना जिसको मैंने स्कैन किया हुआ है और इसमें पूरा क्या है टिक भी लगा हुआ है फाइनल आंसर का, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हुए चलिए, पहला क्या रहा है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ठीक है। ये इसको स्वविवेक है क्या? नहीं, ये तो कंपलसरी करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया आप लोग को, ठीक है। दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, ठीक है। तो दूसरा ये भी सही हो जाएगा, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। तो वो स्वविवेक की शक्ति है क्या? ये भी स्वविवेक की शक्ति नहीं। मैं जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं उन्हीं को क्या करते हैं राष्ट्रपति, मंत्री परिषद को मतलब मंत्री बनाते हैं वो, ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ पर शासकीय विधेयक को सिफारिश सहित वापस भेजना, हाँ ये स्वविवेक की शक्ति है। आपको बताना क्या है, जो नहीं है उसको बताना है, ठीक है। चौथा देखिए, विधेयक को रोक लेना, ये भी उनके स्वविवेक की शक्ति है। वो वीटो पावर का देखिए मैंने आर्टिकल लिख दिया, 111 आर्टिकल है, तो ये उनका वीटो पावर है। वो उनकी स्वविवेक की शक्ति, किसी भी विधेयक को क्या कर सकते हैं, वो रोक सकते हैं। संसद का सत्र बुलाना, ये भी सलाह से किया जाता है, आर्टिकल 85 है उसके लिए, सत्र बुलाने के लिए, ठीक है। विदेश यात्रा करना, ये भी जो है उनके सलाह से किया जाता है। सातवां देखिए, शासन के विषय में किसी की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये उनकी स्वविवेक शक्ति है, वो जानकारी मांग सकते हैं प्रधानमंत्री से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे और एक बार देख लीजिए, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी उनकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल देखिए, यहाँ पर अभी महाभियोग का है 61 नंबर पे, क्षमादान का आर्टिकल 72 है, और जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेते हैं उसका है 143 है। ज्वाइंट सीटिंग बुलाना है, संयुक्त अधिवेशन, तो उसके लिए आर्टिकल कितना है 108 है। तो ये सब चीज़ों को भी याद रखेंगे। मंत्री परिषद से जो संबंधित आर्टिकल 74 75 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग 50 क्वेश्चन देखना है, थोड़ा सा आराम से देखेंगे इसको। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये अच्छी वीडियो रहेगी आप लोग के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं में की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या के विषय में क्या सही है, आपको सही बताना है। तो सही सबसे आसान है, देखिए ग्राम पंचायत में सदस्य संख्या कितनी होती है, 10 से लेकर के 20 तक हो सकती है। जनपद पंचायत में 10 से 25 हो सकती है, और उसी प्रकार जिला पंचायत जो है वहाँ 10 से क्या हो सकती है 35 तक की सदस्य संख्या उन लोग की हो सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 6 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। और जो पंचायती राज है वो 73वां संविधान संशोधन 92 में आया था, 24 अप्रैल 1993 से ये लागू कर दिया गया है, ठीक है। 11वीं अनुसूची है किसके लिए? पंचायती राज संस्थाओं के लिए। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं टोटल, है ना। और भाग 9 है, अनुच्छेद कितना है 243 ए से लेके ओ तक अनुच्छेद है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? वो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अभी अप्रैल में हाल ही में निकला है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है? आपको सही बताना है, ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं उनसे संबंधित। तो पहला आपको कहा क्या है कि प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए। सेकंड कहता है ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में बैठक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों तो एकदम सही कि प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होना चाहिए और प्रत्येक ग्राम में बैठक होना चाहिए, ठीक है। ग्राम पंचायत के मुख्यालय में बैठक होनी चाहिए, तो ये जरूरी नहीं कि ग्राम पंचायत के मुख्यालय में बैठक हो, ठीक है। कलेक्टर बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, तो वो कलेक्टर बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, और ये भी नहीं है, ठीक है। जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है, हाँ बैठक बुलाने के लिए बिल्कुल जनपद पंचायत क्या कर सकता है, कह सकता है। सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो ये भी क्या है, लास्ट वाला भी सही नहीं है। तो आपके सही कौन कौन से? 1, 2 और 5। पहला क्या है, 3 माह में बैठक होगी। दूसरा क्या है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में बैठक होगी, ठीक है। और 5वां जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। तो देखो यहाँ पे बैठक जो होती हैं वो 6 बार होती हैं साल भर में। तो जो 4 का जो डेट लगभग उसी सप्ताह में होती है, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये सभी विशेष दिन है। देखिए 14 अप्रैल क्या है, अम्बेडकर जयंती है। 20 अगस्त राजीव गांधी है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है।
ठीक है, और नवंबर और जून के महीने में भी होता है बैठक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष सामान्य वर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस वर्ग से चुना जाएगा? अगर अध्यक्ष सामान्य वर्ग से हो जाता है तो फिर उपाध्यक्ष को हम लोग क्या करते हैं, सामान्य वर्ग से नहीं चुनते, या तो वो SC का होगा, अनुसूचित जाति का होगा, या तो अनुसूचित जनजाति का होगा, ST का होगा, या तो वो OBC का होगा, किसी भी एक वर्ग से हो सकता है। लेकिन अगर अध्यक्ष जनरल है तो उपाध्यक्ष दोबारा फिर से जनरल क्या होता है, वो नहीं बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, वर्ष 2017-18 के लिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? तो ये 2017-18 के उस समय 6.7 थी, तो इसका राइट आंसर है। अब इसका आने वाला जो एग्जाम कब होगा उसके बारे में जानकारी नहीं, तो जब भी एग्जाम होगा तो आप लोग देख लीजिए इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से आप लोग करके उसको जाएंगे। दूसरा देखिए, फिर से इकोनॉमी से करंट का क्वेश्चन। इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो करंट को ही मेनली क्या पढ़ना पड़ेगा, आप लोग करंट चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी। 2018-19 के प्रथम तिमाही में भारत के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने कितनी GDP वृद्धि दर अनुमानित की है? तो उस समय जो अनुमानित की गई थी वो 8.2% थी, और अभी की बात करूँ 2021-22 में वो RBI 10.5 रखा है, लेकिन अभी सेकंड वेव आ गया कोरोना का, तो हो सकता है ये कम ज़्यादा आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये भी इकोनॉमी से क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2018 के लिए खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है? तो 285 मिलियन टन उस समय था। इस समय देखना पड़ेगा आप लोग, करंट का क्वेश्चन है, जब एग्जाम होगा उसके पहले सब चीज़ें देख करके आप लोग जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य से अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो उस समय 4 श्रेणियों में दिया जाता है 17-18 में, और अभी वर्तमान में 1 श्रेणी इसमें बढ़ा दी गई है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो वर्तमान में 5 श्रेणियों में क्या दिया जाता है, औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि को कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई? यहाँ पे तिथि पूछा है तो 2 अक्टूबर 2019 को ये योजना लागू की गई थी। देखिए, NRLM बिहान है वो 1 अप्रैल 2013 को लागू किया गया था, और अभी हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। तो छत्तीसगढ़ के एग्जाम देने से पहले छत्तीसगढ़ की सारी योजनाएं आप लोग को याद होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, ये सभी योजना 2 अक्टूबर 2019 को लागू की गई हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी योजना, सभी योजनाएं आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। 10th देखिए, छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख खनिज का उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान है? तो देखो, उत्पादन और मूल्य में दोनों में है वो टीन का है। ठीक है, 100% उत्पादन होता है, और यहाँ के अलावा कहीं उत्पादन नहीं होता है छत्तीसगढ़ पूरे भारत में, तो इसलिए 100% है टीन का, तो टीन ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नहीं देखिए, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो देखो, विनिर्माण हो गया, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है ना, और विद्युत गैस जलापूर्ति निर्माण, ये तीनों जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन जो खनन उत्खनन होता है इसको प्राइमरी सेक्टर में लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए 11th का आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में खनन उत्खनन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी? यहाँ की फर्स्ट प्रमुख सभी को पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, धान का होता है, लेकिन जो दूसरे नंबर पे वो क्या है, मक्का। तो मक्का क्या है, छत्तीसगढ़ की द्वितीय प्रमुख खाद्यान्न फसल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं? तो एक मानक बोरा में सभी को पता है 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं। ठीक है, देश का जो 70% जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में होता है तेंदुपत्ता का, और 50-50 पत्ते का बंडल लगाया जाता है, जिसमें 1000 बंडल रखे जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 50,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका समर्थन मूल्य बढ़ा करके 4000 मानक बोरा कर दिया गया। पहले 2500 के आसपास था पिछली गवर्नमेंट में, अब इसको कितना कर दिया गया, 4000 कर दिया गया। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, एक बोरा को जो खरीदी होती है गवर्नमेंट से वो मानक बोरा कहते हैं उसे, उसको 4000 रुपये में खरीदा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद सही कथन है पूछा गया है, सही कथन आप लोग को बताना है। ठीक है, सीएनजी की तरह प्रचुर मात्रा में यह प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है एवं शीतलक की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोजन से ही तो सूर्य भी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो ये तो ऊर्जा प्राप्त देता ही है। दूसरे हाइड्रोकार्बन की तरह यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता। हाँ, इसमें प्रदूषण बहुत ही कम होता है। ठीक है, इंजन में उपस्थित मीथेन के दहन को त्वरित करने के लिए प्रबल उत्तेजक है, ये भी सही है। तो आपके तीनों कंडीशन क्या है हाइड्रोजन के संबंध में, सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों पर विचार कीजिए, और विचार अप्सरा, साइरस, जर्लिना और पूर्णिमा नाभिकीय संयंत्र हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र पूर्ण रूप से जनवरी 2011 में बंद कर दिया गया है? तो केवल दो इसका राइट आंसर, मतलब जो साइरस है इसको जनवरी 2011 में ही क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर पढ़ने से बनेंगे, अन्यथा ये सब क्वेश्चन बनाना आप लोग के लिए एग्जाम में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, खगोलीय इकाई औसत दूरी होती है। खगोलीय इकाई हम लोग किसको कहते हैं? जो पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। प्रकाश वर्ष क्या है? ये भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी मापते हैं, पारसेक भी दूरी का मात्रक है। जो सूर्य से पृथ्वी पर आने में जितना टाइम लगता है प्रकाश को, वो है 8 मिनट और 16 सेकेंड। मतलब सूर्य का जो रोशनी है उसको पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट और 16 सेकेंड। उसी प्रकार चंद्रमा की अगर बात करूँ, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। एक लाइट मतलब प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 पारसेक होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन सी हरित गैस निकलती है? ये सब जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हरित गैस का मतलब ग्रीन हाउस गैसेस में क्या है? इसमें तो रहता ही है मीथेन, तो रहता है। ये मीथेन को छोड़कर और कौन सा निकलता है? नाइट्रस ऑक्साइड की गैस निकलती है। कहाँ से? कृषि भूमि से, जहाँ आप लोग खेती करते हैं, धान की फसलें होती हैं, वहाँ से क्या निकलती है? मीथेन के अलावा नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। तो ग्रीन हाउस गैसें में जो 76% जो योगदान है वो CO2 का ही रहता है। उसके 16% मीथेन रहती है जो धान के खेतों से निकलती है, कृषि कार्यों से, और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। बहुत सारे जानवर जो होते हैं जब वो जुगाली करते हैं, जब जैसे देखोगे आप लोग गाय भैंस है वो जुगाली करते हैं, तो वहाँ से भी क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार क्या? ये भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, लगातार क्वेश्चन आ रहा है इन्वायरमेंट से 50 में से। तो ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? अंटार्कटिका में है। वहाँ बहुत बड़ा सा होल हो गया ओजोन लेयर में। ओजोन लेयर से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब O2 लिखेंगे आप, वो ऑक्सीजन होता है। जैसे ही उसको आप O3 लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है? ओजोन। ये लिखा है ओजोन। ठीक है, ओजोन को नुकसान कौन पहुँचाती है? वो है CFC कार्बन टेट्राफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये करती है, नुकसान पहुँचाती है। और ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में। ये ओजोन लेयर से संबंधित है, ओजोन लेयर से संबंधित है। इसमें कहा गया था कि जो गैसें ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं उनकी क्या करना है? अपने को कमी करना है उपयोग में। ठीक है, और उनको बंद करना है। नेक्स्ट देखिए, 19वां नंबर है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं नगरीय निकाय द्वारा अपशिष्ट जल का प्राकृतिक जल में बहने के लिए BOD की सीमा कितनी है? BOD आपको जो है वो 10 ppm से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब BOD क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर BOD कहीं पर बढ़ा हुआ है, किसी जल का BOD बढ़ा हुआ है, डिमांड ऑक्सीजन की बढ़ी है, तो आप लोग ये समझ जाना कि वो जल भी प्रदूषित है, अधिक जल वो प्रदूषित है। जिसका BOD कम होता है वो जल भी क्या होता है? शुद्ध जल होता है या साफ सुथरा जल होता है। तो इससे संबंधित 3 टर्म होते हैं। एक BOD होता है जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक COD होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, और एक DO होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, परफ्यूम वाला DO नहीं है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो अगर BOD किसी का ज़्यादा है मतलब वो जल अधिक प्रदूषित है। नेक्स्ट देखिए, आलंदा क्रूज सेवा निम्नलिखित में से किस शहर पर आरंभ की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय 2017-18 में ये मुख्य क्वेश्चन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था उस समय नेपाल पे हुआ था। चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन था। जितने भी देशों के आपस में सम्मेलन होते हैं उन्हीं सभी का कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, उसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 2018 के एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उस समय 8वां स्थान भारत का रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर क्वेश्चन अभी उतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उस समय के क्वेश्चन हैं। आप लोग जब एग्जाम के साथ बढ़ के जाएंगे तो इस समय क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 16वें फिल्म फेयर अवार्ड की उत्कृष्ट फिल्म कौन सी है? जो 63वां फिल्म फेयर जो अवार्ड था उसमें उत्कृष्ट फिल्म थी हिंदी मीडियम। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, 2018 में इस राज्य के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्यामलाल चतुर्वेदी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो श्यामलाल चतुर्वेदी बहुत ही फेमस है, साहित्य एवं शिक्षा से उनका योगदान था। बहुत सारी बुक्स लिखी उन्होंने। राजभाषा जो आयोग है हमारे छत्तीसगढ़ के, उसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। उनका हाल ही में निधन हो चुका है, मतलब 1-2 साल पहले उनका निधन हो चुका है। उन्होंने कुछ कविता लिखी थी, बेटी के विदा हो गया, पर्रा भर लाई हो गया, या राम वनवास हो गया। तो ये सब क्या थी? उनकी कविताएँ थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इस राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का क्या नाम है? तो उसका नाम है अंत्योदय एक्सप्रेस। ये उस समय चलाई गई थी, ट्रेन थी हमसफ़र एक्सप्रेस, अंत्योदय बहुत सारी चलाई थी। तो जो फिरोजपुर से जो जोड़ती है उसका नाम था अंत्योदय एक्सप्रेस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन इस राज्य के राज्यसभा के सदस्य हैं? तो रामविचार नेताम जी राज्यसभा के सदस्य हैं यहाँ से। ठीक है, जो ऑप्शन था उस समय के लिए। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण में इस राज्य के किस शहर को वर्ज्य पदार्थों के प्रबंधन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो अंबिकापुर है। इसने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है और काफ़ी पुरस्कार भी जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश की नींव किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार बने थे, उसके बाद अशोक भी बने थे। तो पूरा मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत था? राजदूत था या यात्री था, मतलब एक ही है। तो फारस का राजदूत था और देवराय द्वितीय के टाइम पे क्या आया था? वो आया था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में क्वेश्चन वहाँ से आते हैं तो वहाँ विदेशी यात्रियों के बारे में जरूर पूछा जाता है। यहाँ पे और देख लीजिए, निकोलो कोंटी एक विदेशी यात्री आया था, इटली का था वो कोंटी, और देवराय फर्स्ट के टाइम पे आया था। उसके लिए एक नूनीज विदेशी यात्री आया था, वो पुर्तगाल से आया था, और अच्युत देवराय के समय पर वो आया था। 2 विदेशी यात्री आए थे कृष्ण देवराय के समय में, डोमिगो पायस और बारबोसा। तो इतने सारे विदेशी यात्रियों के नाम रख लेंगे तो यहीं में से बार बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया था? तो वहाबी आंदोलन का सूत्रपात सैयद अहमद खान ने किया था। इसके बाद और भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे 1857 के आसपास में। यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख आंदोलन, भील आंदोलन हुआ था जिनके नेता सेवाराम, उसके बाद रामोसी आंदोलन हुआ था चितर सिंह ने के नेतृत्व में हुआ था, संथाल हुआ था सिंधु कान्हू के नेतृत्व में, पाइक विद्रोह हुआ था, ये उड़ीसा का पाइक विद्रोह है। ठीक है, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में मोपला विद्रोह था, केरल का था, अली मुसरियार के समय हुआ था, कुका आंदोलन था, भगत जवाहर मल के समय में हुआ था, राम सिंह भी उसमें नेतृत्व कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि शंकराचार्य निम्नलिखित किस दर्शन के प्रतिपादक किया था? तो अद्वैतवाद उनका दर्शन था। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, बहुत सारे दर्शन थे, इनका बहुत ही लंबा क्या है सिलेबस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया था? तो वो कैलाश मंदिर था, एलोरा का, कृष्ण देवराय के समय बनाया गया था, राष्ट्रकूट शासक थे वो। उसके दशावतार मंदिर है देवगढ़, ये यूपी में स्थित है, गुप्त काल में बनाया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर है, अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनवाया था उड़ीसा में। ठीक है, तो मंदिरों के संबंध में क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, ये क्या है, हमारी कला और संस्कृति का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में निम्न में से किसे सृष्टि का निर्माण करता माना गया है? तो सृष्टि का निर्माण कहाँ से हुआ? हिरण्यगर्भ से हुआ है। हिरण्यगर्भ को सृष्टि का निर्माण करता माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का परंपरागत युवाग्रह घोटुल कहलाता है? तो युवाग्रह से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। अब छत्तीसगढ़ के बेसिक क्वेश्चन, तो मुरिया का युवाग्रह क्या है? घोटुल है। लेकिन और भी युवाग्रह हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनसे अलावा कोई भी बाहर का युवाग्रह आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। उरांव का होता है धूम कुरिया। ठीक है, भारिया जो जनजाति होती है उसका घसरवासा होता है, और भूइयाँ क्या होता है? रंगबंग होता है, परजा का धांगा बक्सर होता है, और कोंद का धांगड़ा घर होता है। तो ये है घोटुल, और जहाँ पे उनको शिक्षा दी जाती है बच्चों को, जनजातीय बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ आप लोग याद करेंगे इसको। 35वां क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान निम्न में से किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? तो दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है यहाँ पे बस्तर में। ठीक है, तो जो कि दंतेवाड़ा में है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता की यहाँ पूजा की जाती है, ये राजनांदगांव में है। जांजगीर चांपा में समलेश्वरी देवी का मंदिर है। चंद्रपुर, ये भी चांपा में ही आता है, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर वहाँ पे। महामाया रतनपुर बहुत ही फेमस मंदिर है। तो समलेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? देखो ये चांपा में है, महामाया रतनपुर में है, और बमलेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? डोंगरगढ़ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इस राज्य की गोंड जनजाति द्वारा फाल्गुन मास में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो फाल्गुन मास में मेघनाथ त्यौहार मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। और देख लीजिए, कक्सार का जो त्यौहार है मुड़िया माड़िया के द्वारा मनाया जाता है। लारूकात जो है वो सुअर विवाह है और गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और नवाखानी भी गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है भादो माह में। ठीक है, और भी बहुत सारे पर्व हैं। अब इसी PDF में मैं सब चीज़ आप लोग को नहीं बता सकता हूँ, मेन आपको क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ।
निम्न में से इस राज्य के छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक कौन है? तो कुल के मर्जाद केयूर भूषण ने लिखा हुआ है और ये उनका बहुत ही अच्छा क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांस शिल्प कला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची है? तो बस्तर में बांस शिल्प कला के बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे बनाए जाते हैं, फर्नीचर वगैरह बांस का बहुत सारा बनता है। बांस के संबंध में छत्तीसगढ़ का विशेष योगदान है। जो बांस का जो एरिया है हमारे छत्तीसगढ़ में 6556 किलोमीटर स्क्वायर में है। लाठी और कटंग बांस मुख्यतः यहाँ पे पाए जाते हैं और जो वन में से जितना राजस्व छत्तीसगढ़ को कलेक्ट होता है उसका 12% अकेले कहाँ से आता है, बांस से आता है। और लघु वनोपज में भी इसका जो योगदान लगभग 20%, पूरे लघु वनोपज का 20% हमको कहाँ से मिल जाता है, बांस से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है पूछा गया है आपको। तो लोकगीत एवं लोक नृत्य ये भी हमारी संस्कृति, हमारे राज्य की लोक संस्कृति एवं लोकमंच ये भी हमारे राज्य की संस्कृति है। लोक संगीत एवं मेले हमारे राज्य की संस्कृति। लेकिन प्रत्येक चौथे वर्ष जो कुंभ का आयोजन जरूर होता है, लेकिन ये क्या है कि विशेषता हमारे राज्य की नहीं है। ठीक है, राजिम कुंभ मेला की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, इस राज्य में राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर बनाने वाला राजा विलासतुंग निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ठीक है, तो किस राजवंश के थे? नल राजवंश के थे और 7वीं से 8वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जगतपाल के द्वारा उस समय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया था? तो कोटपाड़ की संधि हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला क्षेत्र मराठा के अधीन आ गया था। परलकोट की जो संधि वो 1825 या परलकोट जो विद्रोह कर ले ये 1825 में था। और जो कोटपाड़ की संधि हुई थी ये 6 अप्रैल 1778 को हुई थी। 3 लोग थे इसमें, मुख्यतः विक्रम देव थे जो उड़ीसा के शासक थे, अविराज देव थे तो ये मराठा शासक थे, और दरिया देव थे बस्तर के शासक थे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान इस राज्य में जंगल सत्याग्रह हुए? तो इसका जो राइट आंसर था वो जो फाइनल मॉडल से उसको व्यक्तिगत सत्याग्रह ले लिया गया था, लेकिन ये जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था यही इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें क्या सही आंसर आप लोग को लग रहा है। लेकिन जो व्यापम की तरह जो मॉडल आंसर है, फाइनल मॉडल आंसर की बात करूँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह ले रहे, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह तो 1940 में हुआ था और हमारे यहाँ 1930 में बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए थे। जितने भी जंगल सत्याग्रह हुए थे सब 1930 के आसपास ही हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें आपको क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, IG इंडियन ज्योग्राफी का। तो इसमें मैच करना है। देखो असम हिमालय को अगर मैच करोगे तो असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक बहता है? तो असम हिमालय की बात कर रहे हैं तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी, और पंजाब हिमालय है सिंधु से सतलज नदी। एक्चुअली क्या है, ये उल्टा पुल्टा जमा गया है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले ऊपर की तरफ बात करें तो पंजाब हिमालय सबसे ऊपर में आता है। तो पंजाब हिमालय कहाँ है? हम लोग सिंधु नदी सबसे ऊपर में बहती कश्मीर में, उसके नीचे सतलज नदी देखेंगे तो पहले सिंधु आएगी फिर यहाँ तक सतलज आएगी। ये कितना हो गया? पंजाब हिमालय हो गया, ठीक है। ये पी वाला लिख देता हूँ यहाँ, पंजाब हिमालय हो गया। अब सतलज नदी है तो सतलज नदी जहाँ पर खत्म करेगी वहाँ से कुमायूं हिमालय मतलब उत्तराखंड वाला हिमालय चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये कुमायूं हिमालय हो जाएगा। सतलज से लेकर के कहाँ तक रहेगा? काली नदी तक रहेगा। और फिर काली नदी जहाँ पे खत्म होगी तो काली से तीस्ता हो जाएगा, ये नेपाल हिमालय हो जाएगा। यहाँ से काली से तीस्ता ये नेपाल हिमालय हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या है? असम हिमालय। अगर नॉर्थ टू हम लोग साउथ जमाएंगे तो ये क्रम में आप लोग को जमाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर है, पूरा जमा हुआ है, क्वेश्चन में जमा हुआ ही आया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? भारत की स्त्री साक्षरता मतलब महिला साक्षरता पूछा गया है, तो वो है 65.46, ठीक है। तो भारत की साक्षरता कितनी है? 74 है, 74। पुरुष साक्षरता जिसमें है 82, महिला साक्षरता 65.46। और कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो 7 वर्ष से अधिक हो गया, कोई भी भाषा को लिख सकता है, पढ़ सकता है और बोल सकता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? साक्षर की परिभाषा में ले लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सिंह भूमि एवं मंडी जिले में पाया जाने वाला लौह है कौन सा है? ठीक है, तो वो है मैग्नेटाइट है। सिंह भूमि कहाँ पे पड़ती है? ये झारखंड वाला एरिया है, तो वहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, चंवरढाल कहाँ स्थित है? हरदो मांड बेसिन में स्थित है, ठीक है। हरदो मांड बेसिन कहाँ पड़ता है? ये
हसदो नदी और मान नदी बेसिन का जो बीच का एरिया है रायगढ़ वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, रायगढ़, कोरबा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहाँ हैं? यहाँ पे 3 क्षेत्र दिए गए हैं। तो पहला क्षेत्र है जशपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन, ये सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, आप लोग को मैच करना है। बारसूर जो है, बारसूर पे क्या है, मामा भांजा मंदिर है, मामा भांजा मंदिर 3 हो जाएगा। केशकाल घाटी को यहाँ पे फूलों की घाटी लिया जाता है, लेकिन हमारे फूलों की घाटी क्या है, हम लोग जशपुर को बोलते हैं, ठीक है, वो वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं। बालोद को क्या है, बालोद में गंगा मैया का मंदिर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। और लोरमी क्या है, यहाँ पे खड़िया बांध बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। ये पूरा मैच हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है हमारे इस PDF में। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से रखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सबसे पहले 2 आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अवसर की समानता की बात करते हैं और बंधुत्व। जो भ्रातृत्व लिखा है ये शब्द आपको हो सकता है ना मिले आपको उसमें, लेकिन वहाँ बंधुत्व शब्द मिलेगा। तो ये क्या है, हमारी संविधान की प्रस्तावना है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आपको पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए, तब आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला पाएंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में थोड़ा देखिए, संविधान में जो एक और क्वेश्चन आते हैं मिलाने के लिए, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इनको भी बहुत बार बार मिलाने के लिए आता है। तो ये इस क्रम में मिले होते हैं। तो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। और 44वें संविधान संशोधन 1976 में एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना से ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो प्रस्तावना से लगभग इतने ही क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करती है, तो क्या होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी के लोकसभा में बहुमत हो उसका बहुमत राज्यसभा में भी हो। और राज्यसभा से भी इंदिरा गांधी हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो इसके संबंध में देखिए, कोई त्यागपत्र नहीं देगा, ठीक है, प्रधानमंत्री त्यागपत्र, क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। मंत्री प्रति त्यागपत्र, तो ये भी त्यागपत्र नहीं देगा, कोई त्यागपत्र नहीं देगा, ठीक है। और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। हाँ, अगर कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है, जो कि लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा पारित नहीं करती है, तो संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। और इसके बाद में पहला ही क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन पूरे 50 हो गए हम लोग के। और इसके बाद मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो पहला ही जो क्वेश्चन मैंने बताया था संयुक्त अधिवेशन वाला, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। तो पहला क्वेश्चन जो था उसी में मैंने बता दिया था कि ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान कौन सा? आर्टिकल नंबर 108 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर जो 108 है वहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग है। यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा हुआ था ज्वाइंट सीटिंग 108 में है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? ज्वाइंट सीटिंग बुला लेगा अगर कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो दोस्तों अब मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, मैथ्स की वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें हम लोग संपरीक्षक के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।